Good morning, everyone. Today we are going to start electrochemistry. So before we start the electrochemistry, पहला क्वेश्चन ये होता है कि what is electrochemistry? We say the branch of chemistry which deals with the chemical reactions responsible for the generation of electricity is called electrochemistry. केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में रिलेशन डिस्कस करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. बिफोर स्टडिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, ये सब तो आपको मालूम ही होना चाहिए और आई थिंक आप लोगों को मालूम भी होगा. फिजिक्स में आप लोग ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े रहते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले चार्ज को डिस्कवर किसने किया? चार्ज को सबसे पहले डिस्कवर किया थियोडोर थेल्स ने. उन्होंने एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया और रब करने से स्टैटिक चार्ज का डेवलपमेंट हुआ. आप लोगों ने भी छोटी क्लासेस में देखा होगा, अपने बालों में प्लास्टिक के स्केल को जो आप रब करते थे छोटी क्लास में तो वो चार्ज हो जाता था. उसके बाद आपके टीचर्स बोलते थे तो आप पेपर पीस के पास उसे ले जाते थे और पेपर पीस के पास ले जाने के बाद वो पेपर पीसेज उसके साथ अट्रैक्ट हो जाते थे क्योंकि पेपर पीस न्यूट्रल थे और आपका स्केल चार्ज हो चुका था. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे. लेकिन इस स्टैटिक चार्ज को करें क्या? स्टैटिक चार्ज का तो कुछ खास यूज किया नहीं जा सकता. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए करंट, हमें चाहिए वोल्टेज, जिसके टर्म में हम किसी भी जगह पे इस चार्ज को यूज कर सकें. और इसके लिए जो पहला डिवाइस बना वो था आपका केमिकल सेल. और इस केमिकल सेल में भी ये खास तरह का सेल था जिसे कहा गया गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक क्यों कहा गया? क्योंकि इस सेल में प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन होता था. गैल्वेनाइजेशन आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे. गैल्वेनाइजेशन मींस द लेयरिंग ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल ओवर द सरफेस ऑफ द मोर रिएक्टिव मेटल. तो यहाँ पे गैल्वेनाइजेशन होता था, इस वजह से इस सेल को गैल्वेनिक सेल कहा गया. और इस सेल को जिन्होंने बनाया उनका नाम था मिस्टर अलेक्जेंडर वोल्टा. And the name of the cell was voltaic cell on the name of its discoverer, that is the Alexander Volta. तो ये है आपका voltaic cell. अब voltaic cell जिसे अलेक्जेंडर वोल्टा जी ने बनाया था, इसमें किस तरह से प्रोसेस चलता था? यहां पे इन्होंने बीकर लिया और उस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन मिलाया, दैट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और उसमें दो रॉड्स रखे. पहला रॉड रखा कॉपर का और दूसरा रॉड रखा जिंक का और इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया विथ अ रेसिस्टर. ऐसा होने पे कॉपर सल्फेट जिंक से रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बनाया? कॉपर सल्फेट ऑन रिएक्शन विथ जिंक gives copper and zinc sulfate. आई थिंक छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पेशली क्लास 9th में आपने इस तरह के रिएक्शंस पढ़े. अब इस रिएक्शन को अगर हम हाफ रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट करना चाहें, हम पहले आयनिक रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. ये हो गया आपका Cu+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस जिंक gives Cu प्लस Zn+2 प्लस SO4 2 नेगेटिव. अब यहां पे देखिए सल्फेट कॉमन है दोनों साइड में, और अगर सल्फेट कॉमन है तो उन्हें हम एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं. ये सल्फेट हमने इससे कैंसिल कर दिया. कभी कभार आपके दिमाग में आता है कि क्यों कॉपर को कॉपर से कैंसिल नहीं कर दिया? क्योंकि ये कॉपर आयन है Cu+2, ये कॉपर मेटल है Cu, ये जिंक है, ये जिंक आयन है. यू कांट कैंसिल विथ ईच अदर. अब इस तरह से ये रिएक्शन जो है इसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कन्वर्ट करें या हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करें तो ये हो गया आपका Cu+2 gives Cu और जिंक का हिस्सा हो गया जिंक गिविंग Zn+2. ये है आपका रिडक्शन हाफ, ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ. और इस रिएक्शन के चार्ज को अगर बैलेंस करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन gives Cu and Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Zn. अब ये तो रिएक्शन हो गया. अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो यहां पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सल्फेट कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. यानी जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है
और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है, और हम कहते हैं रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट का डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहा है तो श्योरली चार्ज मूव करेगा कॉपर से जिंक की तरफ, बिकॉज ऑलवेज द मूवमेंट ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चार्ज चलता है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज चल रहा है, और इस तरह से इस सेल में करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो श्योरली वोल्टेज भी कर रहा होगा, क्योंकि आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि V इक्वल टू I है, या V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर I होगा तो वोल्टेज भी होगा, अगर वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई तो I की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। So in this way the first ever cell was made and first ever cell was generating the voltage. This cell was of 1.1 volt। इस सेल का वोल्टेज कैपेसिटी जो था वो था 1.1 वोल्ट। वैसे तो ये सेल सब कुछ कर ले रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर ले रहा था, जो कि हमारा बेसिक डिमांड था, लेकिन इस सेल के साथ थोड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? पहली प्रॉब्लम थी कि एक लिक्विड सेल है। लिक्विड सेल से क्या प्रॉब्लम? लिक्विड सेल से ये प्रॉब्लम होगी कि लिक्विड भरे हुए कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में प्रॉब्लम होती है। तो औरों ने कहा कि अगर प्रॉब्लम होती है तो इसके ऊपर एक कैप लगा लो, लिक्विड गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मॉडर्न डे में हम अपनी व्हीकल में जो बैटरी लगाते हैं उसे कहते हैं एसिड लेड बैटरी। और कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक लीथल सब्सटेंस कह सकते हैं, बहुत ही खतरनाक चीज होती है। उसे हम लेके अपनी बाइक में घूम सकते हैं, तो कॉपर सल्फेट को लेके घूमना कौन सा मुश्किल काम है। ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो गई। दूसरा प्रॉब्लम, इट वाज अ कंटिन्यूअस सेल। कंटिन्यूअस सेल का मतलब ये इस्तेमाल हो या ना हो, ये कंज्यूम होता रहता था। आप लोग देखते हैं आपके घरों में जो टॉर्च होती है या रेडियो सेट्स होते हैं जिस पर गाने सुनते हैं, उनको अगर हम देखें तो जब तक वो ऑन रहते हैं बैटरी कंज्यूम होता है, ऑफ होते हैं तो बैटरी कंज्यूम होना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो भी ये रिएक्शन चलेगा, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो भी ये रिएक्शन चलेगा। और अगर ये रिएक्शन चलता जाएगा यानी कि आपका सेल कंज्यूम होता जाएगा। तो अगर आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो, सेल आ गया तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। तो साइंटिस्टों ने कहा कि ऐसा करिए कि जब तक आपको यूज करना है तब तक तो ठीक है, जब यूज नहीं करना है इन इलेक्ट्रोड्स को निकाल के बाहर कर दीजिए। तो ये दो तो कोई प्रॉब्लम रही नहीं। मेजर प्रॉब्लम क्या थी? द वोल्टेज ड्रॉप, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता क्यों है? जब आपने पढ़ा लास्ट ईयर में इक्विलिब्रियम चैप्टर, या इस ईयर में अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो आपको मालूम होगा द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट मींस रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है तो जब रिएक्शन चलेगा तो रिएक्टेंट कंज्यूम तो होगा ही, और अगर रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा तो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एंड रेट ऑफ जनरेशन और कंजम्पशन कम हो गया तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज भी तो कम हो जाएगा, एंड द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। वोल्टेज करंट ड्रॉप करेगा और करंट के ड्रॉप करने की वजह से वोल्टेज भी ड्रॉप करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के स्लो डाउन होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। अब इसके लिए क्या? इसके लिए कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं दे पाए, और यहाँ पे चल के वोल्टाइक सेल खत्म हो गया और इनकी जगह पे एक नया सेल आया, दैट इज कॉल्ड द डेनियल सेल। कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल सेम सेल है, लेकिन किसी और ने बनाया था तो उनके नाम पे है डेनियल सेल। और इन्होंने बस एक चीज बेटर की, इन्होंने वोल्टेज कंट्रोल किया, वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने दिया। तो आइए हम देखते हैं डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो सेम सेल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो वोल्टाइक सेल था वही यहाँ पे है। मेजर डिफरेंसेस, वहां पे एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड्स को कॉपर सल्फेट में रख दिया गया था, जबकि यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर लेके पहले कंटेनर में कॉपर रॉड विथ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर का रॉड
कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में, और दूसरे बीकर में जिंक विद द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक को जिंक के सॉल्ट में डिप करके रखा गया और इन्हें कनेक्ट कर दिया गया। रिएक्शन आपको मालूम है, जिंक गिव्स Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, वही पुराना रिएक्शन, और Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। अब यहाँ पे अगर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन हो रहा है जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में, लेकिन जिंक तो यहाँ पे है, कॉपर सल्फेट यहाँ पे है, तो क्या ये एक दूसरे से रिएक्ट कर पाएंगे? रिएक्शन करना तो बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों एक कंटेनर में होते, एक साथ होते, तब तो रिएक्शन करते। और इनके रिएक्शन होने के लिए मेजर हो क्या रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके लिए हमने क्या किया, एक पैसेज बना दिया। इस पैसेज को हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, और इस पैसेज के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पे आ गया, जिसकी वजह से जिंक अपने जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कॉपर सल्फेट तक आ जा रहा है और रिएक्शन प्रोसीड कर जा रहा है। लेकिन इतना सब कुछ करने से फायदा क्या हुआ? क्यों हमने इतना कुछ किया? क्यों इतना दो अलग अलग बीकर लगाया, सब कुछ किया? इससे होगा ये कि ये जो पैसेज है ये फाइन पैसेज है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो एक फाइन पैसेज है, और फाइन पैसेज होने से क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल हो जाएगा, और जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल हो जाएगा तो वोल्टेज भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम इस बात को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो अगर हम ये मान के चलें कि किसी स्कूल में से बच्चे निकलते हैं छुट्टी के समय, और टीचर्स ने यूं ही छोड़ दिया, चलो भाई बाहर निकल जाओ, तो क्या होगा, आप लोग दौड़े दौड़े से बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टूडेंट इज वेरी हेवी, और 2-4 मिनट के अंदर ही सबके सब बाहर आ जाते हैं, तो 4 मिनट तक तो वो फ्लो बहुत हेवी होता है, 4 मिनट के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इक्का दुक्का जो बचे रहते हैं वही आते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे जो भी देख रहे हैं इन सारी चीजों को, उन्होंने कहा कि बच्चे एक पतले से नैरो वे से जाएंगे, उनका सिर्फ यही करना था कि लाइन से जाएं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पतला सा वे बना दिया, यहां से स्कूल है, यहां से बच्चे निकलेंगे, और इसमें से एक एक बच्चे करके ही निकलेंगे। जब एक एक बच्चे करके निकलेंगे तो अंदर से कितनी भी गैदरिंग हो, यहां पे निकलेंगे एक एक ही, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, एक स्पीड से रहेगा तब तक जब तक कि यहां पे बच्चे गैदर रहेंगे। जब तक यहाँ पे बच्चे रहेंगे बच्चों का फ्लो बना रहेगा, और एक जैसा फ्लो बना रहेगा, लगातार एक स्पीड से वो फ्लो करते रहेंगे। सिमिलरली एक पतला सा पैसेज होने की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो स्लोली यहाँ से निकलते हैं, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन रहता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन रहेगा तो श्योरली वोल्टेज भी मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से ये सेल जिसे हमने कहा डेनियल सेल, एक गैल्वेनिक सेल का टाइप ये डेनियल ने बनाया था, तो ये बोला गया डेनियल सेल। इस डेनियल सेल में हमने वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया, और ये अब तक का बेस्ट सेल माना गया। अब इस सेल में हम देखें कि विच वन इज कैथोड एंड विच वन इज एनोड। नॉर्मली आपने फिजिक्स में पढ़ा है द पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द कैथोड, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। एक्चुअली व्हाट इज एनोड, अगर हम पढ़ें कि एनोड होता क्या है, नॉर्मली अगर किसी से पूछ दिया जाए कि व्हाट इज एनोड तो वो कहता है द पॉजिटिवली चार्ज पोल इज कॉल्ड एनोड। ऐसा कुछ भी नहीं है। द पोल वेयर द माइग्रेशन ऑफ एनायन टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड द एनोड। वो पोल जहां पर माइग्रेशन ऑफ एनायंस होता है वही पोल एनोड बोला जाता है। और गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड और कैथोड बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एनोड निगेटिवली चार्ज पोल होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज पोल होता है। तो हम आके देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पोल्स एंड हाउ टू डिपिक्ट अ सेल। इसे हटा दें, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ये है आपका सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन हमने यहाँ पे फिर से लिख रखा है। और सबसे पहले हाउ टू डिपिक्ट द सेल, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड द डिपिक्शन। देन हाउ टू डिपिक्ट द सेल। अगर इसके लिए देखें तो एक सिंपल सा रूल है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कुछ बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, इतना याद रखिए। लोन, वही कर्ज वाला लोन, लोन। और यहां पे हम कर्ज ना समझ के कुछ और समझेंगे। ये है लेफ्ट ऑक्सीडेशन
एनोड एंड नेगेटिव. Okay, L for left, O for oxidation, A for anode and N for negative. अब यहाँ पे अगर हम देखें which one is the oxidation and which one is the reduction, so surely this one is the oxidation half and this one is the reduction half. तो यहाँ कह रहा है ये रूल कि ऑक्सीडेशन हाफ को लेफ्ट में रखिए, तो हम लेफ्ट में रख लेते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ है क्या, Zn से Zn+2, ये है आपका Zn to Zn+2. डबल स्लैश, ये डबल स्लैश रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को. नाउ Cu+2 स्लैश Cu, अगर लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ होगा तो श्योरली राइट में रिडक्शन हाफ ही होगा, तो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, ये हो गया रिडक्शन हाफ. अब यहाँ पे तीसरा लिखा हुआ है एनोड, तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ होगा, जो क्या होगा, जो होगा एनोड, तो ये है आपका एनोड. और इस पे चार्ज कैसा होगा, N, दैट इज द नेगेटिव, तो इस पे चार्ज होगा नेगेटिव. और अगर ये एनोड है तो ये क्या होगा, श्योरली ये कैथोड ही होना चाहिए, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा. अब यहां देख सकते हैं एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, जबकि फिजिक्स में आपको एनोड को पॉजिटिव पढ़ाया जाता है क्योंकि वहां पे माइग्रेशन ऑफ एनायन पॉजिटिव पोल पे होता है. Then this is the cell depiction and you will identify then which one is cathode and which one is anode. अब आपको ये तो पता चल गया which one is cathode and which one is anode. अब हम देखते हैं how to find the cell potential. हर एक सेल की एक कैपेसिटी होती है, आप जाते हैं मार्केट में लेने के लिए तो आप लैक्लांसी सेल लेते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली ड्राई सेल करते हैं, जो हमारी घड़ियों में लगता है, हमारे रेडियो में लगता है. उस सेल को जब हम देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है वोल्टेज, ये 1.5 वोल्ट का सेल है. वैसे ही हर एक सेल की कैपेसिटी होती है, तो उस सेल को कैसे निकालेंगे, उस सेल को निकालने के लिए सेल कैपेसिटी को या सेल पोटेंशियल को हम उसे बोलते हैं ई सेल, सेल पोटेंशियल को ई सेल बोलते हैं. तो ई सेल इक्वल टू होता है स्पेशली स्टैंडर्ड कंडीशन में ई स्टैंडर्ड इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड. ये है आपका ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड. या अगर हम इस टर्म में लिखें तो आपको मालूम है एनोड कहाँ है, लेफ्ट में, कैथोड कहाँ है, राइट में. तो आप लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट. या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन. अब ये है आपका कैथोड एनोड क्या है, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. अब एक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, अब हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहते हैं द वर्क डन ऑन एनी चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द डेफिनिट पॉइंट. किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से डेफिनिट पॉइंट तक लाने के लिए जो भी वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स के सर ने आपको ये बात बताई होगी. तो जब हम बात करें वर्क, ये वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो इस वजह से cos थीटा की वैल्यू 90 मान लेंगे और उसे cos थीटा की वैल्यू 1 मान लेंगे और इस तरह से ये हो जाएगा W इक्वल टू F इनटू D. अब इस कंडीशन में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं टू ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द डेफिनिट पॉइंट, यानी D की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट एक डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है, अनडिटरमाइंड वैल्यू है. और अगर ये अनडिटरमाइंड वैल्यू है तो इनका मल्टीपल भी अनडिटरमाइंड होगा, यानी वर्क भी अनडिटरमाइंड होगा. यानी कि सिंपल वर्ड में अगर कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है. और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है तो आप कैसे पता करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैसे पता करेंगे सेल पोटेंशियल. इस बात को हम नेक्स्ट सेल में देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और द सेल पोटेंशियल. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.